नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम आज कृषि विषय के ऊपर यानी कृषि का जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो टॉपिक है अब प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। इससे पहले वीडियो में हमने फसलों के बारे में पढ़ा, खाद्यान्न फसलें पढ़ी और उनसे अलग जो फसलें हैं उन्हें भी हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, चाहे उसमें जूट के बारे में था, चाहे कपास के बारे में था, ठीक है, गन्ने के बारे में था, अन्य फसलों के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट आता प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। कहते हैं भारत में कृषि कार्य हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। अस्तित्व का मतलब होता है कार्य किया जा रहा था। प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत संरचना के अभाव में लंबे समय से परंपरागत रूप में भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया तथा वृद्धि की दर मंद पड़ गई। मंद मतलब होती है धीरे। क्या होता है बच्चों? धीरे पड़ गई। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? धीरे। ठीक है, कहते हैं जो भूमि संसाधन के प्रयोग में जो कृषि का विकास हो रहा था वो क्या हुआ? अवरुद्ध हो गया। मतलब उसका रास्ता क्या हुआ? थोड़ा सा बदल गया, जिस कारण वृद्धि में क्या हो गई? जो उसकी वृद्धि दर होनी चाहिए संसाधन की, भूमि के बारे में जो कृषि होनी चाहिए वो क्या हो गई? कम पड़ गई। सिंचाई संसाधनों के विस्तार के बाद भी देश का बड़ा भूभाग अभी भी सिंचाई के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भर है। बड़े ध्यान से समझना बच्चों कि फिर भी सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी सुधर गई है, फिर भी ऐसा बड़ा भाग हमारे पास अभी भी रह गया जिसमें अभी भी बहुत सारे लोग मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहते हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि के लिए यह चुनौती है। अब सभी जानते हैं कि भाई जो खाद्यान्न फसलें होती हैं इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, उत्पादन कम होता है, जिस कारण जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होती है और इसी कारण क्या होता है? ये समस्या बढ़ जाती है। देश के 70% लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आजीविका से संबंध होने के कारण कृषि के क्षेत्र में तकनीकी तथा संस्थागत सुधार की अपेक्षा है। यानी कहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कहते हैं संस्थागत सुधार के माध्यम से, दोनों के प्रकार से इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सभी जानते हैं कि लोगों को आजीविका का ये एक साधन है। स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार लाने के लिए चकबंदी यानी जो कुछ संस्थाएं हैं जिसमें ऐसी विभाग हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से, जिसमें कहते हैं चकबंदी सहकारी कृषि, जमींदारी उन्मूलन जैसी प्रक्रियाओं को लागू किया गया। अब चकबंदी क्या होती है बच्चों, आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा। चकबंदी में क्या होता है, देखिए छोटा सा मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे खेत हैं, ये छोटे छोटे खेत हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए एक इन खेतों का मालिक है, उस खेत के 4 भाग हैं। व्यक्ति ध्यान देना, कोने पर दिख रहा हूँ, ठीक है। ये चारों भागों को छोटे छोटे टुकड़े हैं, 1-1 बीघे के खेत हो सकते हैं। अब वो किसान को बड़ी समस्या हो रही है इन छोटे छोटे खेतों में काम करने। ये चकबंदी के माध्यम से क्या होता है, इस पूरी खेतों को एक बना दिया जाता है, यानी एक चक बनाने का काम ही चकबंदी का रूप में किया जाता है। इन छोटे छोटे खेतों को एक रूप दे दिया जाता है, ये खेत एक जगह जुड़ जाते हैं और ये कार्य किया जा रहा है, जिससे भूमि सुधार में किया जाए। सहकारी कृषि होती है, यानी सहकारी संस्थाएं होती है जिससे किसानों को लाभ दिया जाता है, खाद वगैरह दिया जाता है, इस तरीके से काम किया जाता है। जमींदारी उन्मूलन यानी जो जमींदार लोग हुआ करते थे उनके माध्यम से जमीनों को कृषि करने वाले लोगों को उस पर दी जाती थी और जिसमें वो लोग अपने कार्य में करते थे। इस प्रक्रिया में काफ़ी सुधार देखने को मिला या लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952-57 में, यानी पहली कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई 1952 से प्रारंभ हुई और कब तक चली? 1957 तक में कृषि विकास तथा भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पहली में ही किया गया था। भू स्वामित्व की पीढ़ियों में विभाजित होने के कारण जोतना का मतलब जोतने वाले कि छोटे होते जाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए चकबंदी की गई। अभी मैंने क्या उदाहरण, जो छोटे छोटे यानी जो भूमि है उसको जोतने का जो भाग है जो छोटे छोटे रूप में दिया गया है, उसे क्या गया? प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की चकबंदी को अपनाया गया, यानी इस चकबंदी का प्रक्रिया को अपनाया गया जिससे वो खेत एक हो जाए। भूमि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बने, किंतु इसे लागू करने में अब तक राज्य सरकारों ने अपनी दक्षता, ठीक है बच्चों, दक्षता का परिचय नहीं दिया। दक्षता का मतलब होता है अपनी बात को यानी उसी एक योग्यता के आधार पर उसे परिचय नहीं दिया। वर्ष 1960 से 1970 के दशक में देश में कई कृषि सुधार कार्यक्रम चलाए गए।
हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, यानी वो क्रांति जिसके माध्यम से देश के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिला, नई नई वैरायटी देखने को मिली, नई नई बीज उत्पादन देखने को मिला। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध, यानी श्वेत क्या होता है, दूध। दूध की क्रांति भी बहुत तेज फैली, कहते हैं का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिला। हरित क्रांति का संबंध उच्च उत्पादन से है, यानी उत्पादन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाने लगा, ठीक है। जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, मैंने पहले बता दिया। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। कहते हैं श्रेष्ठ रणनीति के बावजूद इन क्षेत्रों में भी अपेक्षित विकास संभव नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा था ऐसा कार्य उसमें फिर भी नहीं हो पाया। 1980 तथा 90 के दशक में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में संस्थागत तथा तकनीकी सुधार का प्रयास करना था। इसके तहत बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग जैसी आपदाओं से किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। आप सभी जानते हैं अगर ऐसे में कभी कभी किसान को नुकसान हो जाता है, आपदा नुकसान पहुंचा देती है, तो उन्हें फसल बीमा दिया जाता है। किसानों को आसान ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंक समिति तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विस्तार किया गया। आज सभी जानते हैं कि लगभग गांवों के अंदर बैंकों की स्थापना की गई है, सहकारी समितियां बनाई गई जिसके माध्यम से लोगों को ऋण दिया जाता है और वो कम ब्याज पर दिया जाता है। 1990 के दशक में किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरंभ की गई। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसे दुर्घटना का बीमा दिया जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से के माध्यम से लोगों को लोन दिया जाता है। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से किसानों की खेती की संबंधित जानकारी दी जाने लगी। ये सारे कार्यक्रम होने लगे। कृषि कार्यक्रम तथा कृषि समाचार से किसानों का अत्यधिक लाभ भी हुआ। ये सारी क्रिया प्रक्रिया सारी अपनाई गई 1990 के दशक के बाद, यानी ये सारी प्रक्रिया होने लगी, किसानों को इससे लाभ होने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सरकार ने किसानों को उत्पादन को बिक्री में सहायता देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा आरंभ कर दी, जिसके उन्होंने उचित लाभदायक मूल्य प्राप्त हो सके। यानी सरकार ने क्या करा, किसी किसान की जो भी उत्पादन होता था उसकी फसल पे जो भी समर्थन मूल्य था, जो उसकी लागत होती थी उसके आधार पर किसान को मिल सके, एक मूल्य निर्धारण कर लिया जिससे वो अपने मूल्य को, अपने उत्पादन को बेच सके। 2015 में मृदा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब होता है जमीन की रक्षा के लिए, जो मृदा की संरक्षण के लिए, मृदा को बचाने के लिए, उसमें उसकी ताकत को बचाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, ये योजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से किसानों की मृदा को जांच करने की सरल तथा सुगम व्यवस्था प्रदान की गई, ठीक है बच्चों। अब कहते हैं ये सारे कार्य सरकार ने किए। अब आपने एक बारे में पढ़ा होगा भूदान तथा ग्राम दान। भूदान का मतलब होता है जमीन का दान करना, ठीक है, गांव का दान करना। कहते हैं महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्म उत्तराधिकारी घोषित किया। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में भाग लिया था, सबसे पहले गिरफ्तारी भी दी थी। गांधी जी की तरह ही विनोबा भावे का अटूट विश्वास ग्रामीण स्वराज की अवधारणा थी। जिस तरीके से गांधी जी मानते थे उसी तरीके से विनोबा भावे भी मानते थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद विनोबा भावे ने संपूर्ण देश की यात्रा पैदल पूरी की तथा लोगों तक गांधीवादी दर्शन का प्रसार किया। आंध्र प्रदेश के पोचम पल्ला में भूमिहीन ग्रामीणों ने अपनी आजीविका के लिए भूमि की मांग की, जिस पर वह कृषि कार्य संपादित कर सके। विनोबा भावे ने सहकारी कृषि के आश्वासन पर केंद्र सरकार से वार्ता करने के लिए भरोसा लोगों पर एक जनसभा में दिया, यानी एक जनसभा के उसमें भरोसा दिया कि मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा। उसी सभा में श्री रामचंद्र रेड्डी नामक किसान ने, इसका नाम ध्यान से सुनना बच्चों, श्री रामचंद्र रेड्डी नामक बड़े किसान ने भूमिहीनों के लिए 80 एकड़ भूमि दान करने की पेशकश की। यह भूदान के नाम से सामने आया। विनोबा भावे ने इस अवधारणा की चर्चा देश के हर हिस्से में की, जिसका असर हुआ। कई जमींदारों ने भूमिहीन को पूरा का पूरा वो गांव दे दिया, जो ग्राम दान के कहलाता है। यानी कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जमींदार लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा का पूरा गांव दान दे दिया, इसी से ग्राम दान कहलाते हैं। किंतु जमींदारों ने भूमि सीमा कानून सीलिंग एक्ट से बचने के लिए भूमि दान का स्वार्थपूर्ण कार्य किया। यह एक रक्तहीन क्रांति थी जो भूदान ग्रामदान आंदोलन के रूप में पूरे देश में व्याप्त हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके की क्रांति के रूप में निकल कर आई। अब बात करते हैं बच्चों कृषि तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
रोजगार और उत्पादन में योगदान, यानी कृषि की जो उन्होंने अर्थव्यवस्था में भी अपना सहायता दी है, रोजगार भी दिए हैं। ठीक है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से कृषि पर आधारित है, ये सभी जानते हैं। वस्तुतः कृषि अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आप सभी जानते हैं पीछे मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरे शरीर को चलाती है, उसी प्रकार कृषि भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी चलाने का कार्य करती है। वर्ष 1960 के बाद कृषि में हरित क्रांति का कारण नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। फिर नई नई जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो नए नए बीजों का आना हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि तथा अनुषंगी क्षेत्रों का हिस्सा 16.6 यानी कहते हैं 16.6% है। भारत वर्तमान में देश में लगभग 52% लोग जनसंख्या, रोजगार तथा आजीविका के लिए कृषि से जुड़े हुए हैं। लगभग 52% लोग ऐसे हैं बच्चों जो रोजगार के रूप में आजीविका के लिए कृषि का कार्य कर रहे हैं और कृषि को ही वो अपना रहे हैं आजीविका के रूप में। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि का घटता हिस्सा चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि की में गिरावट का सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और इसमें समाज व्यापक रूप से जुड़ा है। भाई जैसे ही जीडीपी गिरती है अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और जीडीपी कब गिरती है? जब कृषि का उत्पादन जो होता है वो कम होने लग जाता है। कहते हैं कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आधुनिकीकरण के प्रयास आरंभ किए। देश में कई महत्वपूर्ण कृषि शोध संस्थाओं की स्थापना की गई। मौसम पूर्वानुमान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तकनीक एवं फसलों को प्रजातियों को विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि नई नई फसलों का उत्पादन किया जा सके। पशु चिकित्सा तथा पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है, यानी साथ साथ पशु चिकित्सा के बारे में भी ध्यान दिया जा रहा है और पशु प्रजनन के केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि प्रतिशत और प्रमुख खंड कहते हैं 10वीं योजना, 11वीं योजना और आर्थिक सर्वेक्षण। 11वीं योजना 12 तक, ठीक है। कहते हैं कृषि का 1.7 4.1 यानी बढ़ी है, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या है यानी 4.9। उद्योग 8.3, कहते हैं 10.5, ठीक है बच्चों 5.8। सेवाएं, इस तरीके से टोटल मिलाकर सकल घरेलू उत्पादन निकल कर ये आता है, हर साल बढ़ा है, ठीक है। टोटल ओवरऑल निकल कर आता है। उपरोक्त तालिका पॉइंट 1 से यह स्पष्ट होता है कि विगत वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि अधिक नहीं रही है। रोजगार के अवसर में अनुपलब्धता के असर भी कृषि विकास दर पर पड़े हैं। ये एक चिंता का विषय भी है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि भाई पूरी तरीके से अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पादन जो हमारी जीडीपी है वो पूरी तरीके से जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि आज का नौजवान कृषि करना नहीं चाहता है, वो कृषि को नहीं अपना रहा है, वो अपने जीवन में कृषि का महत्व नहीं दे रहा है। इसलिए क्योंकि वो समझ रहा है कि कृषि में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है जिसके माध्यम से कृषि में रोजगार नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों कि कृषि अगर हम मेहनत से कार्य करेंगे तो हमारे उत्पादन में वृद्धि अवश्य होगी, ठीक है। ये सारा चैप्टर ये यहाँ तक का जो कार्य था वो आपको करा दिया गया है। इससे अगले वीडियो लेकर अगले टर्न पे मैं उपस्थित होऊंगा। अगले भाग में आपको इससे अगला भाग जो है वो पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।